डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको काउजेटिव वर्ब्स पार्ट 22 पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरे चैनल का नाम एकलव्य कुशवाहा है। आप इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरा मनोबल हमेशा ऊंचा रहे और आपके लिए मैं अधिक से अधिक मेहनत करके अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता रहूं। आप जब भी काउजेटिव वर्ब्स के थर्ड टाइप स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हों या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर किसी सेंटेंस का अनुवाद कर रहे हों तो थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के लिए 3 शर्तें आप हमेशा याद रखें। पहली शर्त है वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ हो। दूसरी शर्त है वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग तभी होता है जब कर्ता क्रिया करने में स्वयं भाग नहीं लेता है। तीसरी शर्त है वाक्य में एक कर्म के साथ को का चिन्ह लगा हुआ रहता है या छिपा हुआ रहता है या का या के या की का चिन्ह लगा हुआ रहता है। अर्थात वाक्य में एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो क्रिया में किसको या किसका या किसके या किसकी या क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। थर्ड टाइप स्ट्रक्चर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे यह सीखें। थर्ड टाइप स्ट्रक्चर में हम लोग हमेशा गेट या हैव का प्रयोग करेंगे। इस स्ट्रक्चर में हम लोग मेक या काउज का प्रयोग किसी भी अवस्था में नहीं करेंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। थर्ड टाइप स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद गेट आता है, उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट आता है। और जब गेट काउजेटिव वर्ब आता है और उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आता है या अदर वर्ड्स आता है। थर्ड टाइप स्ट्रक्चर में आप गेट के जगह पर हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब हम हैव का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट आएगा, पहला ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा या अदर वर्ड आएगा। अब हम लोग कुछ वाक्यों का अनुवाद थर्ड टाइप स्ट्रक्चर पर देखते हैं। नंबर 1, मैं अपनी प्रेमिका का परिचय अपने मित्रों से नहीं करवाता हूँ या मैं अपनी प्रेमिका को अपने मित्रों से परिचय नहीं करवाता हूँ। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। सेकंड टाइप स्ट्रक्चर पर अनुवाद करने के लिए हमको इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें से का चिन्ह लगा हुआ हो और उस से का अर्थ के द्वारा हो, लेकिन ऐसा इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दूसरे प्रकार का ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं तो आप कभी भी क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न कीजिए या क्या लगाकर प्रश्न कीजिए या किसका लगाकर प्रश्न कीजिए। जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको ढूंढिए। तो हम इसमें किसको परिचय करवाता हूँ, क्या परिचय करवाता हूँ, किसका परिचय करवाता हूँ, तो सबसे अच्छा प्रश्न बनता है किसका परिचय करवाता हूँ, तो उत्तर मिलता है अपनी प्रेमिका का। इसमें अपनी प्रेमिका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं और इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। तो इसका अनुवाद बनता है आई डू नॉट गेट माई गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड टू माई फ्रेंड्स या आई डू नॉट हैव माई गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड टू माई फ्रेंड्स। नंबर 2, मैं अपने प्रेमी का अपने सहेलियों से परिचय नहीं करवाती हूँ या मैं अपने प्रेमी का परिचय अपनी सहेलियों से नहीं करवाती हूँ। इस सेंटेंस में करवाती हूँ क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। हम क्रिया में किसका लगाकर जब प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है अपने प्रेमी का। यहाँ अपना प्रेमी एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम इंग्लिश में पहला ऑब्जेक्ट बनाकर रखेंगे और इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा आई डू नॉट गेट माई बॉयफ्रेंड
इंट्रोड्यूस्ड टू माई फ्रेंड्स, या आई डू नॉट हैव माई बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड टू माई फ्रेंड्स। नंबर 3, तुम्हारे घर के सामने एक घर बनवाऊंगा। इस वाक्य में बनवाऊंगा क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद या तो हम सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक घर, जो हमको क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। क्या बनवाऊंगा, तो एक घर बनवाऊंगा। क्या बनवाऊंगा, तो इसका उत्तर मिलता है एक घर बनवाऊंगा। एक घर यहां ऑब्जेक्ट है, तो एक घर को हम पहला पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे और इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड टाइप स्ट्रक्चर पर करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो यहां सब्जेक्ट मैं छिपा हुआ है। इस सेंटेंस को यदि बोला जाता तो यह भी बोला जा सकता है, मैं तुम्हारे घर के सामने एक घर बनवाऊंगा, अर्थात यानी कि यहां मैं छिपा हुआ है। अब इस सेंटेंस का अनुवाद आई सब्जेक्ट मानकर हम अंग्रेजी में करते हैं, आई शैल गेट ए हाउस बिल्ट इन फ्रंट ऑफ योर्स। आप यहां गेट के जगह पर हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं और ट्रांसलेशन में, अनुवाद में यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस गेट की जगह पर आप हैव रखकर बनाएं तो इस सेंटेंस का अनुवाद हो जाएगा, आई शैल हैव ए हाउस बिल्ट इन फ्रंट ऑफ योर्स। नंबर 4, शिक्षक ने लड़का को बेंच पर खड़ा करवा दिया। यहां करवा दिया क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद या तो सेकंड स्ट्रक्चर पर होगा या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर पर होगा। लेकिन इस सेंटेंस में लड़का को एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। शिक्षक ने किसको खड़ा करवा दिया, तो उत्तर मिलता है लड़का को, अर्थात इस सेंटेंस में लड़का को पहला पहला ऑब्जेक्ट मानकर हम इस सेंटेंस का अनुवाद थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। तो इसका अनुवाद होगा, द टीचर हैड द बॉय स्टूड अप ऑन द बेंच, या द टीचर गॉट द बॉय स्टूड अप ऑन द बेंच। नंबर 5, उसने मुझे लाइन में खड़ा करवाया। यहां क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद या तो सेकंड टाइप स्ट्रक्चर पर करेंगे या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर पर करेंगे। लेकिन यहां एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। उसने किसको लाइन में खड़ा करवाया, तो मुझे लाइन में खड़ा करवाया, और एक ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ अदर वर्ड्स भी हैं लाइन में, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे और मुझे को पहला पहला ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे। तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा, ही हैड मी स्टूड इन द क्यू, या ही गॉट मी स्टूड इन द क्यू। नंबर 6, तुम्हें एनसीसी का कैडेट अवश्य बन जाना चाहिए, या तुम्हें एनसीसी के कैडेट के रूप में स्वयं को अवश्य नामांकित करवाना चाहिए। इस सेंटेंस में सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस सेंटेंस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। किसको नामांकित करवाना चाहिए, तो स्वयं को नामांकित करवाना चाहिए। हम इस सेंटेंस में स्वयं को पहला पहला ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे और इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में बनेगा, यू मस्ट गेट योर सेल्फ एनरोल्ड एज ए कैडेट ऑफ द एनसीसी। नंबर 7, मैं रेखा का तुम्हारे स्कूल में नामांकन करवाऊंगा। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सब्जेक्ट मैं के अलावा रेखा का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसका लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। किसका नामांकन करवाऊंगा, तो उत्तर मिलता है हमें रेखा का। इसीलिए हम रेखा को पहला पहला ऑब्जेक्ट मानकर इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, आई शैल गेट रेखा एडमिटेड इन योर स्कूल। आई शैल गेट रेखा एडमिटेड इन योर स्कूल। हम गेट के जगह पर जब हैव का प्रयोग करेंगे तो इस सेंटेंस का अनुवाद होगा,
आई शैल हैव रेखा एडमिटेड इन योर स्कूल। नंबर 8, उसने मुझे कुछ रुपये दिलवाए। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ यह बात है कि मुझे और कुछ रुपया दो दो ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिलवाए क्रिया में किसको या क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है, इसलिए हम दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट को लेकर हम इस सेंटेंस का अनुवाद थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने कुछ रुपये को पहला ऑब्जेक्ट मानकर इस सेंटेंस का अनुवाद किया है। ही गॉट सम मनी पेड टू मी। आप गॉट के जगह पर हैव का रूप हैड भी लगा सकते हैं, तो इसका अनुवाद होगा ही हैड सम मनी पेड टू मी। नंबर 9, मैं उन लोगों से उसकी बात करवा सकता हूँ। इस सेंटेंस में बात करवा सकता हूँ क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड टाइप या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट उसकी ऐसा है जो क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे और उसकी को पहला पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो इस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में होगा आई कैन गेट हर टॉक टू देम। गेट के जगह पर हैव रखकर भी इस सेंटेंस का अनुवाद आप कर सकते हैं, तो इसका अनुवाद होगा आई कैन हैव हर टॉक टू देम। नंबर 10, मैंने उसे 10 रुपये दिलवाए। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस सेंटेंस में उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे और उसे को पहला पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है 10 रुपये, क्योंकि यह भी क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है, तो हम चाहें तो 10 रुपयों को भी पहले रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम उसे को पहला पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रख रहे हैं, तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में हो जाएगा आई गॉट हिम पेड 10 रुपीज। यहाँ 10 रुपीज सेकंड ऑब्जेक्ट है और यदि हम गॉट के जगह पर हैव का रूप रखेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैड हिम पेड 10 रुपीज। नंबर 11, उसने अपना घर खाली करवाया और इसकी मरम्मत करवाई। यहाँ देखिए दो दो सेंटेंस है। पहला है उसने अपना घर खाली करवाया, इसमें भी क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरा सेंटेंस है इसकी मरम्मत करवाई, इसमें भी क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। उसने अपना घर खाली करवाया, इसमें यदि करवाया में क्या खाली करवाया यदि प्रश्न करते हैं तो इसका उत्तर होता है अपना घर, यानी इस सेंटेंस में अपना घर एक ऑब्जेक्ट है। और दूसरा वाक्य है इसकी मरम्मत करवाई, यदि आप प्रश्न करते हैं किसकी मरम्मत करवाई तो इसका उत्तर होता है इसकी, यानी यहाँ दो दो वाक्य है, पहला में अपना घर ऑब्जेक्ट है और दूसरा में इसकी ऑब्जेक्ट है। पहला सेंटेंस में हम अपना घर को पहला ऑब्जेक्ट मानकर इस सेंटेंस का अनुवाद करेंगे थर्ड स्ट्रक्चर पर, और दूसरा सेंटेंस में इसकी को हम पहला ऑब्जेक्ट मानकर इस सेंटेंस का अनुवाद भी थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इसी सेंटेंस को हम दूसरा ढंग से बोल सकते हैं, उसने अपना घर खाली करवाकर इसकी मरम्मत करवाई। इस सेंटेंस का अनुवाद हम करेंगे अंग्रेजी में ही हैड हिज हाउस वैकेटेड and had it repaired, या he got his house vacated and got it repaired। पहला सेंटेंस में देखें आपने हिज हाउस को पहला ऑब्जेक्ट बना के मैंने किया, फिर दूसरा सेंटेंस में इसको पहला ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने किया। 12, शिक्षक ने लड़कों को पाठ रटवाया। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक ने सब्जेक्ट के अलावा एक ऑब्जेक्ट लड़कों को ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे और अंग्रेजी में लड़कों को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा द टीचर हैड द बॉयज मेमोराइज्ड द लेसन्स, या द टीचर गॉट द बॉयज मेमोराइज्ड द लेसन्स। यदि आप चाहते तो पाठ को भी यहाँ पहला ऑब्जेक्ट बना सकते थे, क्योंकि रटवाया क्रिया में हम क्या लगाकर जब प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है पाठ,
यानी पाठ को आप पहला ऑब्जेक्ट बनाकर आप थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर इस सेंटेंस का अनुवाद बना सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ लड़कों को पहला ऑब्जेक्ट लेकर इस सेंटेंस का अनुवाद किया है। 13, मुझे सीता से पत्र लिखवाने की अनुमति दी जाए। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि पत्र एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन जब थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे तो पत्र को हमको पहला पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रखना पड़ेगा। तो इस वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, पत्र को पहला पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रखकर इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है, आई मे बी परमिटेड टू गेट ए लेटर रिटन बाय सीता, या आई मे बी अलाउड टू गेट ए लेटर रिटन बाय सीता, या आई मे बी परमिटेड टू हैव ए लेटर रिटन बाय सीता, या आई मे बी अलाउड टू हैव ए लेटर रिटन बाय सीता। यदि आप चाहते तो इस सेंटेंस का अनुवाद सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर भी कर सकते थे, क्योंकि इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट सीता से ऐसा है जिसके साथ से का चिन्ह लगा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसीलिए सीता से को यदि आप पहला पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रखते तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां मैंने पत्र को पहला पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रखकर इस सेंटेंस का अनुवाद बनाया है। 14, उससे यह पत्र लिखवाओ। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट यह पत्र ऐसा है जो क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब्स के थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, गेट दिस लेटर रिटन बाय हिम, या हैव दिस लेटर रिटन बाय हिम। यदि आप चाहते तो इस सेंटेंस का अनुवाद सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर भी कर सकते थे, क्योंकि इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट उससे ऐसा है जिसके साथ से का चिन्ह लगा हुआ है, और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। लेकिन इस सेंटेंस में मैंने यह पत्र को पहला पहला ऑब्जेक्ट लेकर चला है, इसीलिए सेंटेंस का अनुवाद मैंने थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर किया है। आप चाहते तो उससे को पहला पहला ऑब्जेक्ट लेकर इसका अनुवाद सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर भी कर सकते हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी जान लें कि चूंकि यह सेंटेंस इंपेरेटिव है, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है।